आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक ऐसा नाटक है जो अंतःस्थल को स्पर्श कर जाता है। इस नाटक में कुछ पात्र हैं, जैसे अंबिका जो गांव की एक बूढ़ी महिला है, मल्लिका जो कि उस बूढ़ी महिला की पुत्री है, और कालिदास नामक एक कवि हैं जिनसे मल्लिका प्रेम करती है। एक दंतुल है जो राजपुरुष है। एक मातुल नाम का व्यक्ति है जो कवि मातुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा दो ग्राम पुरुष हैं, निक्षेप और विलोम, और इनके अलावा दो नागरी हैं जिनका नाम रंगिणी और संगिनी है, और इसमें दो अधिकारी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक नाम की, और इसमें एक राजकन्या कवि की पत्नी है, प्रियंग मंजरी। आइए पहले इसे दो अंक में मोहन राकेश जी ने लिखा है। इसके पहले अंक में नाटक की शुरुआत ऐसे होती है। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मीन्स कमरा, एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ढोड़ी में खुलता है। अंधेरी ढोड़ी मतलब सामने की जगह में, खाली जगह में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। ताक, छोटे छोटे ताक जिन्हें मतलब अलमारी कह सकते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, बने होते हैं घरों में, पहले बने होते थे। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है, दूसरे कमरे में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में विषय तल्प पर एक कोना ही दिखाई देता है। विषय तल्प पर कैसे, बिस्तर पर। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोका है जहां से बीच बीच में बिजली कौंती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं। कुंभ में से कुठला रखे हुए हैं जिनमें अनाज वगैरह भरते हैं, जिन पर कालिक और काई जमी है। उन्हें कुसा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट दो चौकियां हैं, चौकियां मतलब पीढ़ियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका, अंबिका वही गांव की वह बूढ़ी महिला, छाछ में धान फटक रही है, छटने से धान फटक रही है। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। मल्लिका जो कि उस वृद्ध महिला की पुत्री है, गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए हुए व्यस्त रहती है। मल्लिका छड़वर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका बोलती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धराशार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो, देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती पगुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, मतलब जाड़े से ठिठ हो जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से देखती है। अंबिका गुस्से से मल्लिका की तरफ देखती है। अंबिका बोलती है, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मल्लिका बोलती है, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। फिर अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, बोलते बोलते रुक जाती है। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है माँ, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा के बोलती है, चारों ओर तुम्हारे मेघ घिर आए थे, मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी
मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अनसुख भी हवा ने उड़ा दिया। अनसुख दुपट्टा दुपट्टा भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। मल्लिका की अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वैसे ही अंबिका बोलती है, वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत अनुभव था। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। और फिर गुनगुनाने लगती है, कुवलय दल नीलैरुन्नत स्तोय नम्र। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यहीं रहने दूं? फिर गुनगुनाने लगती है, मृदु पवन विदूतर मंद मंदम चलद्भे अपरत्यमिव चेतस्तो यदये चैन्द्र चापय पथिक जन वधूना तद्वियोगा कुलाना। और गुनगुनाते गुनगुनाते बाहर आ जाती है। माँ, आज की विछड़ मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मार्शल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका बोलती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका मल्लिका बोलती है, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। अंबिका के पास आकर बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है, उसका छटना छीन लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो माँ। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका बोलती है, मुझे सब अच्छा लगता है। और छाछ उससे छीन लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? और बोलती है, मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती क्या? मल्लिका मल्लिका बोलती है, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। और फिर से छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। और फिर, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, और कहते कहते रुक जाती है। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो माँ? अंबिका बोलती है, दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी शांत क्यों हो? अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। बोलते बोलते ठहर जाती है। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। और फिर अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आके पहुंचती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है और फिर बोलती है, क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ तो। और दूर दूर कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका बोलती है, ये कौन लोग हैं माँ?
अंबिका बोलती है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी बरसों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की, और लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका बोलती है, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अंबिका बोलती है, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे वहां से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका बोलती है, माँ तुमने बात नहीं बताई। फिर अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका बोलती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। फिर से छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका बोलती है, लौट आया? कहाँ से? अंबिका बोलती है, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरंतर विलाप करती हूँ। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। और कहते कहते ठहर जाती है। मल्लिका बोलती है, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट नहीं करना चाहती। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका बोलती है, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका बोलती है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। अंबिका बोल रही है, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका बोलती है, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका बोलती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका बोलती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका बोली, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा है होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। हाँ। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका बोलती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। हाँ। मल्लिका चढ़ छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका बोलती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका बोलती है, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है और फिर बोलती है, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका, माँ। अंबिका बोलती है, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है।
क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका बोलती है, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका बोलती है, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। और फिर चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक एक हिरण के बच्चे को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास बोल रहा है, उस हरिण हरिण शावक से बोलता है, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना? ऐसा उस हरिण शावक से कह रहा है जिसके तीर लगा हुआ था। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका बोलती है, ये आहत आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? और फिर बोलते बोलते रुक जाती है। कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वज्र से सटाकर थपथपाने लगता है और बोलता है, हरिण शावक से बोलता है, हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका बोलती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। और फिर मल्लिका चूहे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है और बोलती है, माँ आज बहुत रुष्ट हैं। और फिर कालिदास हरिण शावक को बाहें में झुलाने लगता है। कालिदास बोलता है, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, है ना? न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे? यह कुलांच वर्ता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। और फिर मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका बोलती है, सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीगकर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास बोलता है, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे। कालिदास हरिण शावक से कर, हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तब तक राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे 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 पीना है, ऐसे पीना है। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल बोलता है, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? और फिर कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल बोलता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास बोलता है, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल बोलता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास बोलते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल बोलता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो तुम? मल्लिका चोट खाई
से कुछ आगे आती है। मल्लिका बोलती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल बोलता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु हरण श्रावक जिसे बाहों में लिए है वो मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी आप? कालिदास बोलता है, इस प्रदेश में हरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। जंतु, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास बोला, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल बोलता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरण शावक मुझे दे दो। कालिदास बोलता है, यह हरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर और कहते कहते रुक जाता है। तब तक अंबिका सहसा अंदर से आती है और अंबिका बोलती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरेण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका बोलती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास बोलता है, इसे मुझे दे दो मल्लिका, और दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा, ऐसा कहते हुए द्वार की ओर चल देता है। दंतुल बोलता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास बोलता है, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे जोड़ी में चला जाता है कालिदास। दंतुल बोलता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। और ऐसा सुनते हुए कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास बोलता है, संभवतः। दंतुल बोलता है, दंतुल भी कहता है, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका बोलती, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल बोलता है, कालिदास? प्रश्न भरी आवाज में, कालिदास तुम्हारा अर्थ है? प्रश्न भरी आवाज में दंतुल बोलता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका बोलती है, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल बोलता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता है। मल्लिका बोलती है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल बोलता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका बोलती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल बोलता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों से दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका बोलती है, तुमने सुना माँ, राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका बोलती है, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका बोलती है, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका बोली, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है।
मल्लिका बोली, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। और फिर दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है और बोलती है, तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। और फिर पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका बोलती है, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका बोलती है, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम। कहते कहते रुक जाती है। अंबिका बोलती है, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में वहां डाल लेती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो माँ, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो। अंबिका बोलती है, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट से में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका बोलती है, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका बोलती है, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठे रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। सहसा मल्लिका जो है अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। और फिर अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका कहती, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने और समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका बोलती है, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती। अंबिका कहती है, मेरी यह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और फिर अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका बोलती है, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका बोलती है, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है। अंबिका बोलती है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह ही नहीं है। मल्लिका बोलती है, इसीलिए कि वे मातुल की गौएं न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं, है ना। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है। मल्लिका बोलती है, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास और अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका बोलती है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं, यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। मल्लिका बोलती है, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। अंबिका कहती हैं, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। और फिर मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। और फिर अंबिका कहती हैं, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका बोलती है, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका कहती है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही ये संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी। तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो, यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। और फिर मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ,
आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब वो उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। और फिर बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल आता है। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? और फिर अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल बोलता है, ओ हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका बोलती, क्या हुआ आर्य मातुल? मातुल बोलता है, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका बोलती है, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल बोलता है, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल बोल पड़ता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका बोलती, किंतु, और रुक जाती है। मातुल, 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका बोलती है, तुम अपने भागिनेय की बात कह रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरफ से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंश कहते हैं, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। और फिर मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मातुल, मैं राज की मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका बोलती है, वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल बोलता है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका बोलती है, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। और फिर अंबिका कुछ सोचती सी अपने अमसुक को उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका बोलती है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। और फिर मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल बोलता है, अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय, तुम्हारा भांजा लोक नीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल बोलता है, यह लोकनीति है? तो मैं कहूंगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। और फिर से टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और बदल गया तो बदल गया। और फिर रुक जाता है। बोलने लगता है, तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। तभी निक्षेप आता है बाहर से। निक्षेप बोलता है, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल बोलता है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौटकर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल कहता है, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप बोला, किंतु मातुल, और फिर रुक गया। मातुल बोलता है, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निश्चय, नहीं मातुल। मातुल कहता है, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निश्चय बोलता है, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। और फिर मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल बोलता है, कालिदास की कविता, और फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसी की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखने लगता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोकनीति की बात कहती हो।
आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मातुल जी कह रहे हैं कि हमने उसे कालिदास से कहा था, जो हिरण शावक लेके आ रहा था, कि ऐसे इस अवस्था में घर पे मत जाओ, घर पे है कवि कुल गुरु बैठे हुए हैं, उज्जैनी से आए हुए हैं। और वो तुरंत ही वापस लौट गया। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका बोलती है, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। और फिर मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल बोलता है, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, मातुल बोल रहा है, मैंने कहा कवि वर, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। और फिर रुक जाता है। फिर सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। कालिदास बोल रहे हैं, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हों। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ उसके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप बोला, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। और फिर ठहर गया। मातुल बोला, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। और फिर बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। और फिर चला जाता है निक्षेप। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका कहती है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप कहता है, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका बोलती है, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप कहता है, हाँ देखा है। मल्लिका बोलती है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका बोलती है, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास। निक्षेप बोलता है, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका बोलती, कैसी विचक्षणता है? निक्षेप बोलता है, विचक्षणता? विचक्षणता? अंबिका बोलती है, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप बोलता है, इसमें विचक्षणता क्या है? इसमें विचक्षणता क्या है? अंबिका अंबिका की दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका बोलती है, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है तो क्या है? निक्षेप बोलता है, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। और फिर अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आधे पड़े हैं। अंबिका बोली, नहीं चाहता? नहीं चाहता। और एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप बोलता है, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। और फिर मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। और फिर बोलता है, केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह छोड़ दें। और तभी अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका बोलती है, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप बोलता है,
कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। और फिर अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं रह पाती। अंबिका बोलती है, तो उसमें वादा क्या है? निक्षेप बोलते हैं, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका बोली, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप बोलता है, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। और फिर मल्लिका अपने में कोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को और उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। और तभी अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका बोलती है, मल्लिका। और फिर मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ। अंबिका अंबिका बोलती है, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बोलता है, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका बोलती है, यही एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए यार निक्षेप, चलिए। और फिर बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप बोलता है, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। और फिर मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ जाते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रोना सा स्वर निकलता है। अंबिका बोलती है, भावना, ओ भावना, और आंचल से मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ढोड़ी की अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला जाता है और विलोम बोलता है, गिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? फिर अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? विलोम अंबिका से कहता है। अंबिका कहती है, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम बोलता है, पहले दीपक जला दो। अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका बोलती है, चलिए जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। और फिर रुक जाती है। विलोम बोलता है, मल्लिका को सहन नहीं है ना, यही बोलना चाहती हो? दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है विलोम। और फिर बोलता है, वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और फिर घूमकर मल्लिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका बोलती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम बोलता है, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका बोलती है, मैं नहीं जानती। और फिर विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम बोलता है, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा, कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा,
मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा ना? अम्बिका कहती है, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलुम बोलता है, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अम्बिका बोलती है, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम बोलता है, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अम्बिका? और फिर अम्बिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? अम्बिका बोलती है, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम बोलता है, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अम्बिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। और फिर ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास बोलता है, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। और फिर विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम बोलता है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। और फिर क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है, कालिदास कहता है विलोम से। और फिर आगे विलोम बोलता है, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। और फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है और बोलता है, सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास बोलता है, सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ क्या? विलोम बोलता है, दुख? हा हा हा, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास बोला, मैं नहीं जानता। विलोम बोला, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी की वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर कालिदास की ओर देखता है विलोम और बोलता, सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। और फिर मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका बोलती, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम बोलता, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अम्बिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी उनसे। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास बोलते हैं, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम बोलता है, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। और फिर क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है और बोलता है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। और फिर अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास बोलता है, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम बोलता है, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास बोलता है, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। और फिर विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? और फिर अर्थपूर्ण दृष्टि से अम्बिका की ओर देख लेता है।
कालिदास बोलता है, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका, और उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम बोलता है, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। तभी मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ाती है। मल्लिका बोलती है, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम बोलता, अनर्गलता? प्रश्न भरे स्वभाव से, और फिर अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? और फिर अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका बोलती है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और नहीं जानना चाहती हूँ, और फिर अंदर की ओर चल देती है। विलोम बोलता है, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। और फिर मल्लिका एक और आगे आ जाती है। मल्लिका बोलती है, आर्य विलोम आप। गुस्से से बोलती है, आर्य विलोम आप, और फिर ठहर जाती है। विलोम बोलता है, उसी दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास से स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? और फिर मल्लिका बोलती, कालिदास आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम बोलता, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? और फिर कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास बोलता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम बोलता, अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका कहती है, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है, और अंदर चली जाती है। विलोम बोलता है, बस चल ही दी? अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से ही पूछ ले। और फिर विरक्त दृष्टि से उसे देखता है। फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसके आधार से हाथ में ले लेता है और बोलता है, तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास बोलते हैं, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। और फिर विलोम उत्सुक कालिदास के मुख के निकट ले आता है, और विलोम उल्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम बोलता, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था, यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? और फिर रुक जाता है। मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका बोलती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम बोलते हैं, यह अनुभव करने को की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और फिर अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के एक चेहरे पर डालता है और बोलता है, और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। और तो वो दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है और बोलता है, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही सब चिंतक है। कालिदास बोलता है, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? और फिर विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम बोलता है, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। और फिर चुप हो जाता है और फिर व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका बोलती है, फिर उदास हो गए? कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। मल्लिका बोलती है, देखो
तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास बोलता है, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका बोलती है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना? और फिर उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? और फिर कालिदास उसकी ओर देखता रहता है और मल्लिका बोलती है, तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? और फिर उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सोना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। और फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास बोलते हैं, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका बोलती है, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। और फिर उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियां रख देती है और बोलती है, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो सकते हो क्या? यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। और फिर कोहनियों पर थोड़ी भी रख लेती है और बोलती है, विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास कहता है, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। और फिर मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। इन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। और फिर रुककर मल्लिका की ओर दिखता है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि को से उखड़ जाऊंगा। और फिर मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है। मल्लिका बोलती है, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास बोलता है, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। और फिर टहलने लगता है। मल्लिका कहती है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी कालिदास। और फिर कालिदास बोलते हैं, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। और फिर कहते कहते रुक जाते हैं। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका कहती है, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास कहते हैं, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका बोलती है, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूंगी। और फिर बिजली कौनती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपक कर अपने आंसू सुखाती है और बोलती, लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास बोलते हैं, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास बोलते हैं, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? मल्लिका बोलती है, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। और उसका हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र में गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका बोलती है, मल्लिका।
और फिर मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उसे से सिर टिका लेती है। अंबिका बोलती है, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। तभी मल्लिका अपनी सिसकारियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका बोलती है, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। उन्हें हाथों में मुंह छिपाकर से तक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका बोलती है, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका बोलती, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख है सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। उन्हें मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। और फिर आगे दूसरे अंक में कुछ वर्षों के बाद की कहानी आगे के एपिसोड में।